पावर ऑफ इंडियन कल्चर्स, संदीप माहेश्वरी. But I think that would be a video जिसमें I would actually, I don't know, I'd be agreeing to him, and I don't think it'll be a video जहाँ पे I think, here's my hypothesis, it's just a theory, but I think I'll just be like watching, and I'll just be like, that's nice, very beautiful thought, very deep person, great insights. I would at least, it's like Sandeep Mashra, I would want a thing जहाँ पे I could also, expand on something. But maybe if you guys want to, ठीक है, देख लेते हैं भाई. But क्योंकि कभी ऐसे नहीं करना ना कि मुझे पता, फिर मैं बस बैठ के वो व्यू कर रहा हूँ, फिर वो रिएक्शन वाला होता है ना, जैसे जैसे रिएक्शन चैनल्स कई होते हैं ऐसे, दे जस्ट लाइक, ओह, like that, and you're just watching it like, okay, why did I just waste my fucking time? ठीक है भाई, ठीक है. संदीप माहेश्वरी, द पावर ऑफ, माय गुडनेस, व्हाट अ वीडियो, व्हाट अ वीडियो, वाओ. द पावर ऑफ इंडियन कल्चर. अरे ये 23 मिनट का वीडियो है बे. 23 मिनट का वीडियो है, जाने मन जाने जा. मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम माइंड में कभी न कभी एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर थिंकिंग करते रहते हैं, कभी लॉजिकली कभी इनलॉजिकली, हमें पता नहीं रहता हम कैसे कर रहे हैं. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ, कि एक टाइम था जब मुझे एथलीट बनना था, बट मैं नहीं बना, मैंने मैराथन पार्टिसिपेट किए, नहीं बना, फिर वो छूट गया. फिर क्लास 8-9 में चेस मेरे लाइफ में आया, उससे मैंने काफ़ी दिल से किया और उसमें काफ़ी सक्सेस मुझे मिली, एंड अभी भी चाहत है कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी जाऊं. बट देन आई थॉट कि मुझे अभी स्टडी भी करनी है. मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया फ़िलासफ़ी ऑनर्स से, एंड वाइल स्टडिंग फ़िलासफ़ी, वाइल स्टडिंग लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मेरा सोचने का तरीका काफ़ी हद तक बदल गया. और उस प्रोसेस में, उस 3 साल के प्रोसेस में फिर मैं और कंफ्यूज हो गया कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं बनना, आई हैव टू स्टडी फिलोसफी एज वेल. इसकी वजह से एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ऑफकोर्स फिर टाइम डिवाइड हो जाता है जब हम 2-3 चीज़ एक साथ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स हम उसमें उतना उस पर नहीं जा सकते. जैसे मैंने 3 साल फिलोसफी किया, तो उसकी वजह से अभी तक 2000 रेटिंग मेरी जा चुकी होती, जो नहीं गई. मुझे साथ में कोचिंग भी करना था फॉर अर्निंग. सो एक कोचिंग ऑफ चेस. यस, सो अभी वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने मुझे सर्टिफाइड किया है एज ए इंटरनेशनल चेस कोच. अर्निंग पोटेंशियल आपको कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, चेस में या फिलोसफी में? चेस में डेफिनेटली. चेस में ज्यादा है. Yes, sir, chess. और प्लस चेस में 600 जी, आप बच्चे थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं आप. से 1200 तक तो आप पहुंच गए, लेकिन 1200 से 2000 पे जाना, और फिर 2000 के बाद 2100 पे जाना, और फिर 2200 पे जाना, दैट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट विद टाइम. फिर एक एक पॉइंट भी भारी हो जाता है वहां पर आगे बढ़ने के लिए. यू अंडरस्टैंड? हाँ, संदीप जी भी चेस प्लेयर हैं, उनकी भी chess.com या जो भी है उसमें रेटिंग है. बेटर देन मी. से जितना होता है रेटिंग इंक्रीज करने के लिए, Exactly. आपसे बेस्ट प्लेयर को हराना होगा. राइट, उसको हराना पड़ेगा, तब आपकी रेटिंग बढ़ेगी. और उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा. तो चेस में क्या आपको सिर्फ खेलने में मजा आता है, या जो प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस तरीके से देखो कि एक है, एक स्टेडियम भरा पड़ा है जहां पर हजारों लाखों लोग हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं जब आप छक्का मार रहे हो, चौका मार रहे हो, तो उसमें मजा आता है. किसको नहीं आएगा? सबको आएगा. बट जब नेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि बोरिंग होती है, मजा खेल में होता है. तो चेस की प्रैक्टिस इज बोरिंग, क्योंकि प्रैक्टिस अकेले में होगी. आपको एक एक चीज को याद करना होगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या मूव्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा. तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी. तो क्या उस प्रैक्टिस को करने में मजा आता है अकेले में बैठ करके? यस सर, डेफिनेटली. लर्निंग प्रोसेस में जितने भी है, इनफैक्ट कभी कभी जब हम कोई गेम खेलते हैं 5 आवर्स चलती है हाई रेटेड से, और वो हम हार जाते हैं, तो वो 5-10 मिनट के लिए तो थोड़े से दुखी होते हैं, बट देन बाद में मज़ा आता है कि गेम 5 आवर चली और इस वेरिएशंस में हम जीत सकते थे. फिर सारे वेरिएशन खुद से कैलकुलेट करते हैं, बाद में कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, कोच की हेल्प लेते हैं.
तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत मज़ा आता है उस प्रोसेस में। एंड फिर ट्रैवल में हमें नए फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर उनसे नई चेस की बातें होती है, आवर्स एंड आवर्स। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अभी भी, जितना मैं 5 साल पहले करता था। अर्निंग पोटेंशियल आपके लिए चेस में ज़्यादा है, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको आप इंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलने में आपको मज़ा आ रहा है, चेस को खेलने में मज़ा आ रहा है, कोचिंग भी आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं एक फेडरेशन है वहाँ से भी आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है कि आप कब तक एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हो जिसके बाद में अगर आप कोचिंग देते हो तो उस कोचिंग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो? अभी अगर मैं कंप्लीटली अगर कोचिंग छोड़ दूँ, सिर्फ प्लेइंग पे फोकस करूँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आई कैन बिकम इंटरनेशनल मास्टर ईजिली, मुझे लगता है ऐसा। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट लीव कोचिंग बिकॉज आई हैव टू अर्न ऑल्सो, राइट? तो उसके लिए आई थिंक 8 to 9 ईयर्स मुझे लगेगा उस लेवल तक पहुँचने में। और आज भी आप कह रहे हो कि आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो? यस सर, यस सर। एंड अभी टाइम मुझे ज़्यादा नहीं देना होता कोचिंग में, यूएस की लंदन की क्लासेस होती है, तो वो तो या तो रात में होगी या मॉर्निंग होगी, तो मॉर्निंग 4 to 7 मेरी क्लास होती है, पूरा दिन फ्री रहता है फिर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो? यस, यूएस के लिए और यूके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? यस यस सर। ये तो चेस का समझ आ गया, फिलॉसफी क्यों कर रहे हो? और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले फिलॉसफी का उतना ज़्यादा नहीं था, बस फिलॉसफी क्योंकि क्लास 12th में थी, थोड़ा अच्छा लगा, बाकी से हट के सब्जेक्ट लगा तो मैंने ले लिया। बट जब मैंने प्रॉपर स्टडी किया, फिलोसफर्स को स्टडी किया, लॉजिक स्टडी किया, लॉजिक में पता चला कि हम कितने जनरल बातों में भी कितने फैलेसी यूज करते हैं, कितने लॉजिकल फैलेसीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आपने स्टडी करी। उसकी इंपॉर्टेंस जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे आगे भी ले जाना है। एंड जब आप किसी फिलोसफर्स को डीपली स्टडी करते हो, तो जैसे एक फिलोसफर ने कहा था कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितना ज़्यादा जानते हो, आपको उतना रियलाइज होता है कि आपको उतना कम पता है। एग्जैक्टली। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट साइकोलॉजिस्ट ने कहा था वो बात, और डैनियल कानमैन ने कहा था, मैं दिल से मानता हूँ कि ही वॉज एक्चुअली राइट ऑन दिस पॉइंट। तो यही चीज़ है कि फ़िलॉसफी में भी अभी इतना इसको समझ लिया है कि इसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो वो छोड़ने का मन नहीं करता। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इसमें आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू। इसमें कंफ्यूजन है कहाँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कंफ्यूजन। और ये क्वेश्चन इस वक्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे फ़िलॉसफी भी साथ में स्टडी करनी है तो मुझे अभी ही इसी साल मुझे मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन देना होगा। अदरवाइज अगर मैंने अभी 2 साल छोड़ दिया तो शायद 2 साल ब्रेक देने के बाद मैं वापस स्टडी पे नहीं आऊँगा। इसीलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ। अगर आप मास्टर्स कर लोगे तो क्या आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा? नहीं, मनी वाइज। सो आई थिंक आई कैन टोटली सी वेयर तुम्हारा माहेश्वरी जी is going, and yeah, philosophy you don't need a degree necessarily अगर आपका शौक है। फिलोसफी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो फिर तो बिल्कुल क्लियर है ना बात, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है ये कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन आ रहा है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से हमने सुना है, समझा है, अपने आसपास में देखा है, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि फिलॉसफी मतलब क्या, कि मेरे पास में ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास में मास्टर्स होना चाहिए, तब मैं एक फिलोसोफर हूं, तब मेरे को फिलॉसफी की नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है। एक है फिलॉसफी की थियोरेटिकल नॉलेज, वो आपको कहां से मिलेगी? कॉलेज से मिल जाएगी। वहां से क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगी। अगर तो उस डिग्री से होता कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है तो मैं कहता चलो ठीक है कर लो, एक श्योर शॉट है। आप कह रहे हो वहां से पैसा भी नहीं मिलेगा और फिर डिग्री भी कर रहे हो। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अभी आपको चेस में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है साफ साफ, तो आपको अपना सारा फोकस चेस पे डालना है। अगले 6-7 साल में, 8 साल में इस लेवल पे आ जाना है कि आप यहीं बैठे बैठे, अब तो वैसे ही कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप यहीं बैठे बैठे ग्लोबली किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। वो आपसे बैठे बैठे, अब तो वैसे ही कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप यहीं बैठे बैठे ग्लोबली किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। वो आपसे कोचिंग क्यों लेगा? जब आपकी खुद की एक रेटिंग होगी, खुद की एक स्टैंडिंग होगी, खुद का एक लेवल होगा, तभी तो वो आपसे कोचिंग लेगा और उसी लेवल के पैसे देगा। जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिलेगा। तो जब लेवल बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर 1 वहां से पैसा कमा सकते हो, नंबर 2 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, ये पता है कहां से आ रहा है? क्योंकि हम सबके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है बुरे तरीके से कि पढ़ाई का मतलब डिग्री और डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स, इसके बाहर हमारा दिमाग नहीं चलता है। अगर फिलॉसफी के बारे में आप, बट अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता या
स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस या कोई भी चीज़ है, MSc होती है किसी भी तरह की, आई मीन इट डिपेंड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर आप चीज़ भी क्या है, क्राफ्ट भी क्या है। मेरे से बात करोगे ना तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स, और जो आप बात बोलोगे मैं उसकी और लेयर्स हटा करके आपको और बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया फिलॉसफी में, ना साइकोलॉजी में। आई कैन सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता हूं कई कई घंटों तक, और उनको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है नहीं किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर कि वाइल स्टडिंग चेस, तो फिर क्या साथ साथ में फिर मुझे फिलोसफी की बुक्स भी जो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है वो साथ लेना चाहिए, या फिर नहीं उसको साइड करना चाहिए? मन तो आपका बहुत कुछ और करेगा, मन के हिसाब से चलोगे क्या? मन तो और भी बहुत कुछ करेगा। सजेस्टिंग की ब्रेक देना चाहिए? नहीं, इज टेलिंग यू टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। तुम खुद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ला रहे हो, और फिर जो कनंड्रम तुम इन्वेंट कर रहे हो वो है इन अ सेंस एक डिजायर या इमोशनल, यानी मन, जिसको मुझे पता नहीं मन को क्या कहेंगे इंग्लिश में, कि मेरा मन नहीं कर रहा। तुम्हारा कनंड्रम ये है, और तुम कह रहे हो कनंड्रम, प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि भैया मेरे पास प्रैक्टिकली ये करियर है जो हाथ में है, इसमें मेरे को कन्वर्जन रेट भी दिख रहा है अच्छा खासा, पैसा भी कमा सकता हूँ मैं, अगर मैं लग जाऊँ 2 साल में मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, उसके बाद मैं एक सर्टिफिकेशन पंजाबी 5 साल बाद, लाइक आई कैन बी अर्निंग वेरी वेरी वेल इन दिस, सो आई शुड बी पुटिंग टेक्निकली करियर बेस पे, आई शुड बी पुटिंग ऑल माई टाइम एंड तुम्हारा एनर्जी इनटू दिस, एंड साइमल्टेनियसली मेरे को 2 साल की डिग्री है, लेकिन मेरा शौक है। मन कहता है फिलोसफी भी पढ़ो। मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो चेस के साथ साथ में मेरा मन करेगा कि मैं फिलॉसफी भी स्टडी कर लेता हूं, तो चेस में आगे कैसे बढ़ोगे? चेस कोई खेल नहीं है, उसके लिए खेल है जो उसको मजे के लिए खेल रहा है। बट अगर आप प्रोफेशनली चेस में जाना चाहते हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आवर्स एंड आवर्स ऑफ लर्निंग, पैटर्न समझने होते हैं, स्टिमुलेशन रन करना होता है। अब तो कंप्यूटर्स हैं आपके पास में, पहले के जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे, आज काफी इजी हो गया, आज काफी इजी हो गया है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन चेस खेल रहा है, चेस सीख रहा है, और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ओलंपियाड भी इंडिया में होने जा रहा है इस साल फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी? एंड फिलॉसफी होती क्या है? उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स हैं वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट इंक्वायरी। इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलॉसफर हो। हां, डिग्री नहीं मिलेगी। अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना। तो फिलॉसफी को पढ़ो, और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा, और फिलॉसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा। और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी? और इंडियन से ज्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि डिग्रीज में वेस्टर्न फिलॉसफी ही पढ़ाई जाती है। इंडियन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है, अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन यहीं पे तुम खेल गए। आई नो तुम्हें संदीप माहेश्वरी भी सेम चीज बात कहने वाले हैं, मैं तुम्हें अभी बोल दे रहा हूं, तुम जहां पे खेले हो। प्रूव करना, मेथोडोलॉजी, अप्रोच ही एनालिटिक और लॉजिक की है, यानी कि हेंस प्रूव्ड एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आता है, वो एक लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच है। ये अप्रोच है कुल मिला के कॉन्शियस माइंड से जो निकलती है, यानी कि कोई भी इंसान सोते वक्त कुछ प्रूव नहीं कर सकता। तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग बंद है, अनकॉन्शियस है। जब तुम जगे होते हो और जब तुम कॉन्शियसली सोचते हो, तब चीजें आती हैं जिसको साइकोलॉजी में ये बात कह रहे हैं, स्कीमास, हेरिस्टिक्स, फ्रेमवर्क्स, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स, एंड इनके नॉलेज के अंदर, यानी हम चाहे कितनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा लें, हम फिर उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग लगा लें, तब जाके हम चीजों को प्रूव कर पाते हैं। कॉन्शियस फ्रेमवर्क, द नेसेसिटी है कॉन्शियस, यह है वेस्टर्न फिलॉसफी। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी जब भी सोचती है, वो सोचती ही है प्रूव, एनालाइज, लॉजिकली चीजें समझ में आए, फ्रेमवर्क में बैठे हैं। दिस इज द लिमिटेशन एंड द एनक्लोजर्स
in which Western philosophy starts and ends. ईस्टर्न फिलॉसफी का पहला इंडियन फिलॉसफी का टेनेट है सोचना बंद करो. That's what meditation is. Meditation is not this. Meditation is साधना. साधना क्या होता है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस किस चीज की? प्रैक्टिसिंग नॉट थिंकिंग. वेस्टर्न फिलॉसफी इधर जा रही है कि सोच के हम कितना सोच सकते हैं, यानी कि क्या अर्थ रियल है, रियलिटी रियल है, क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं, मैं कौन हूं, सारे प्रश्नों का जवाब कौन दे रहा है? कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड वायर्ड अगेन किस में है? स्कीमास, ह्यूरिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग वो रीजनिंग. कॉन्शियस माइंड ना जानते हुए भी लिमिटेशंस में बंधित है कॉन्शियस थिंकिंग की. तो कॉन्शियसनेस को ब्रेक करने के लिए पहली बार आपको अनकॉन्शियसली कॉन्शियस होना है. यानी कि मैं सो नहीं रहा हूं लेकिन तब भी सोच नहीं रहा हूं. यह है ईस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी या हिंदुइस्टिक फिलॉसफी. लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलॉसफी में काफी चीजें. ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था. किसके लिए? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं. ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहां से आया है? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे. तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है. अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो. रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है. जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है. एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहे हैं पास में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम. डेकार्ट ने कहा था. डेकार्ट ने कहा था. क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता. और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलॉसफी की ताकत. जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था. उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन. अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो सर? डेकार्ट को आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट. आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट. जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो माना था, आई क्रिटिसाइज देम. मैं डेकार्ट का फैन नहीं हूं, लेकिन आप कहीं और जा रहे हो. अभी इसी पे रहते हैं. आई थिंक देयरफॉर आई एम. क्या कहना चाहते थे वो वहां पे तक पहुंचे कैसे? मैं वही तो बता रहा हूं सर. बताइए सर. उन्होंने ये बताया, जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज को डाउट कर सकते हैं लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते. तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है, इसीलिए हम उस चीज को बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं. तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग, तो इसका मतलब हम है. सो आई थिंक बिकॉज आई एम, ये उनका कहने का पॉइंट था. लेकिन ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है. फिलॉसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है. तो उनकी पूरे 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है. बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा. 6 मिनट दोगे मुझे? अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलॉसफी की ताकत. ये आपने गरीब बट ये भी तो अहंकार है. चलो उसको खत्म होने दो. बात वेस्टर्न फिलॉसफी की, आपने 6 बुक्स पढ़ी उसकी, ठीक है, और अपने एग्जाम्स में जाकर के लिख के आ गए, दैट इज ओके. अब देखते हैं इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है. ये पॉइंट बकवास है. आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है. कहती है ये पॉइंट बकवास है. आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है. वो लोग जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है. जो इंडियन फिलॉसफी है, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. जो मैं कह रहा था, थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. ये जो आई एम है इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग. नाउ व्हाट इज थिंकिंग? आपने कहा डाउट करना, कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं. क्या बकवास बात है. डाउट क्या होता है? व्हाट इज डाउटिंग? डाउटिंग कहां से आती है? डाउट आता है जब माइंड में 2 चॉइसेस होती है. एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस. इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है. नंबर 1. नंबर 2,
आई एम, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो। अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं, याददाश्त चली जाए, उसके बाद आप हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, क्या जवाब दोगे? मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की कंडीशन में नहीं रहूंगा। थिंकिंग कहां है? नहीं है। विदाउट मेमोरी देयर इज नो थिंकिंग, बट यू स्टिल एग्जिस्ट। सर डेकार्ट ने बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें कही है, आई एग्री विद यू। अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं, ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो? अरे भाई साहब चेस खेलो। और अगर फिलॉसफी और अगर एक्चुअल फिलॉसफी को समझना है ना, एक्चुअल फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी को समझो। आई एग्री बट आई अंडरस्टैंड ही इज काइंड ऑफ इमोशनल, ही इज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उस इंसान को वो चीज समझ नहीं आ रही एंड द चॉइस ही इज ट्राइंग टू मेक एंड ही इज ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स। बट लेट मी, उनको खत्म होने दो। इसकी पावर तो आप सोच भी नहीं सकते कहां तक है और क्या है। मैं इसको इस पॉइंट से नहीं देखता कि इंडियन अच्छा है या वेस्टर्न अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज चाहे कहीं का भी हो, अगर उसमें लॉजिक है, कुछ ऐसा है जो आप या सत्य है, ये सेम बात बेदास भी कहते हैं। सत्य मैटर करता है, सत्य। तो यहीं पे मैंने बात कही थी, जो हल्की सी बात है ना, ये खराब है और ये सब कुछ है या ये पूर्ण है, यही बात काइंड ऑफ आ जाती है कि सत्य की खोज एक इंसान कैसे कह सकता है कि हमें पता है संपूर्ण रूप में। इसका मतलब ये नहीं है जो सत्य आपके पास है वो पूर्ण सत्य नहीं है, बट और सत्य भी हो सकते हैं ना। तो ये तो मत कहो ना दूसरा सत्य ही नहीं है। तुम्हें क्या पता, तुमने कितना खोजा, तुमने कितना जाना। आपके माइंड को थोड़ा और इवॉल्व करे तो दैट इज गुड टू स्टडी। भाई साहब लॉजिक की एक लिमिटेशन है 100%। ये जो लॉजिक आया है ना, ये आया है वेस्ट से। रीजनिंग एक इंट्रिकेट नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल या फिर फंक्शनिंग बेस्ड प्रक्रिया है। वेस्ट से, ईस्ट से, कहीं से भी इंसान रीजनिंग तो करेगा, चाहे उसको वापस खत्म कर दो और वापस इजाद करो इंसान को, और सारी किताबें, सारे धर्म, सारे नाम, सब कुछ अगर वो भूल चुका है और इसी भेष में, शरीर में, दिमाग में वो वापस जन्म लेता है, तो वो अगर पत्थर को देखेगा, सूर्य को देखेगा, शैडो देखेगा, उसके हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से किसी ना किसी टाइम पे मे बी 10 साल लगे हैं, उसको 100 साल लगे हैं, वो टाइम कैलकुलेट करने लग जाएगा। रीजनिंग ही फाउंडेशन है लॉजिक का भी। तो वेस्ट का नहीं है, इंसानी वो है। क्या लॉजिक लिमिटेड है? ये एक प्रश्न है जहां पे हम वेस्ट की या वेस्टर्न फिलॉसफी की ताकत को, ताकत भी गलत वर्ड हुआ है, पोटेंशियल को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो काफी हद तक लॉजिक और एनालिटिक तक ही रहती है। क्योंकि मैंने बात ही बोली और इसे मत उन्होंने बोली, कॉन्शियस थिंकिंग या फिर थिंकिंग सब स्ट्रैटा है कॉन्शियस होने का। हिंदू फिलॉसफी कहती है भैया कॉन्शियस माइंड चाहिए ही नहीं, आंखें बंद करो, दिमाग बंद करो, कुछ मत सोचो। असली थिंकिंग तब शुरू होगी। तो आई अंडरस्टैंड लॉजिक लिमिटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है लॉजिक की जरूरत नहीं है। लॉजिक, रीजनिंग के बेसिस पे, मैथमेटिकल बेसिस पे इंसान इतना कुछ अपनी जिंदगी में कर पाया। हमने बहुत कुछ पाया है भाई। हम आज जहां बैठे हैं, जितनी भी चीजों की हमें उपलब्धि है, वी हैव अटेन्ड, वी हैव गैदर्ड, वी हैव मेड, वी हैव क्रिएटेड, वी हैव इन्वेंटेड ग्रेट मैनी थिंग्स, जिससे कि इंसानी हेल्थ, मेडिसिन, थिंकिंग, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं। टेक्नोलॉजी, सब कुछ, वो बहुत सारी सोच, बहुत तरह की रीजनिंग से ही आई है। आप रीजनिंग को ये नहीं कह सकते ना कि वो, लेकिन लिमिटेड है। इट्स वेरी रीजनेबल टू से, आई एग्री 100%, बट आई डोंट अग्री विद द डिसमिसिवनेस। डिसमिस नहीं कर सकते जिस चीज़ के अंदर कंप्लीट वैल्यू है उसकी। फॉर एग्जाम्पल को याद दिला रहा है स्टीव जॉब्स वाला, कि एप्पल 1, एप्पल 2 था जिसने एक्चुअल में एप्पल को बनाया, जो स्टीव वोजनियाक ने बनाया था कंप्यूटर,
उसके बाद जब मैकिनटॉश लॉन्च हो रहा था तो स्टीव जॉब्स वाज लाइक कि मैं डिसमिसिव एक उसमें जा रहा हूँ क्योंकि मैकिनटॉश सच है। ये काइंड ऑफ मुझे उसकी याद दिला रहा है कि नहीं नहीं, उसका भी एक वजूद है, उसका भी एक अर्थ है, उसका भी एक स्थान है, उसमें है दम। बट ऑफ कोर्स आई एग्री, वो प्रोसेस ही दूसरा है। सत्य सत्य, आत्मा को सत्य से बहुत तगड़ा लगाव है, लेकिन आत्मा तुम्हारी डिजायर, पैसा मिल जाए, इन चक्कर में हम वो जाते हैं। आत्मा तक पहुंचना एक वो बनता है, तभी मुक्ति वर्ड आती है, भ्रम वर्ड आते हैं, मोक्ष, धर्म, ये सारी जो बातें हैं हिंदू फिलॉसफी के अंदर या फिर हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वेदास के अकॉर्डिंग जीवन का पर्पस ही है ये उपनिषद के हिसाब से। लॉजिक इज इन द रेल्म ऑफ थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग देयर इज नो लॉजिक। में काफी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीजें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ। वेदास में देखो यही है, इंडियन में है, वेदास में एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। एंड आई अंडरस्टैंड ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारी महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बात करी थी इस पे। एक्चुअली उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी इस सेम चीज़ पे कि वेदास की सुप्रीमेसी, द बुक्स दैट ही बेसिकली सेट कि हमें हिंदुइज्म को जहाँ पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ये चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी बहुत तगड़ी तरह से। कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस फैला रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, मूर्ति पूजा पे बहुत भयंकर उनका वो था, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भयंकर लेवल पे डिबेट किए, कहाँ कहाँ जा जाके पता नहीं किस किस को परास्त करते रहते थे, वो उड़ा उड़ा के, तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज से लेके मुस्लिम स्कॉलर से लेके तुम्हारे ऊपर से नीचे तक जितने गुरु तुम कह लो। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेदास के टीचर वॉज दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आई अंडरस्टैंड तुम कहाँ से आ रहे हो, ये कंसर्न है, बट हिंदुइज्म अगर या सनातन धर्म की बात कर रहे हो, आर्यवर्ता जिसे कह सकते हो, लेकिन इवन दो आर्यन थ्योरी ऑफ ट्रू नहीं है, बट वेदास का जो वो है रूप या कोर, जिसको हिंदुइज्म एक्चुअल में वेदास बेस्ड है, जो गॉड हो, वो कहाँ नहीं है, वो वेस्ट में नहीं है क्या? वेस्ट में है, बट पॉइंट इज कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ। This is kind of uncomfortable to me because I think this Londa didn't want to get into this long debate with him over philosophy, and Sandeep Maheshwari ji, I think kind of यहाँ पे he like he went like okay, let me ध्वस्त your तुम्हारे जितने भी thoughts हैं या conceptions and all of this। लोग कह रहा है वीडियो starts now, okay। मैं ये नहीं नहीं बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ, बट द थिंग इज इतना बड़ा टॉपिक शुड नॉट हैपन जस्ट बाय चांस, एंड आई थिंक ये लड़का इज नॉट प्रिपेयर्ड, ही इज नॉट इवन थिंकिंग, उसने वो करके नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग संदीप माहेश्वरी जी भी इज प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक ये एकदम ही प्रॉम्प्टेड वे में एकदम से दे जस्ट वेंट इनटू दिस जोन, एंड आई थिंक ही इज विजिबली वेरी कंफ्यूज्ड एंड डिफेंसिव। गॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं, और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा पोर्शन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर, तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है। फिर वेदास बिलीव इन मोनोथेइज्म, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीज़ें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ, मैं किसी सो आई से समथिंग ही इज अगर आई डोंट नो इस वीडियो के एंड में लाइक लोगों का ओपिनियन क्या है इस इंसान के बारे में, रिस्पेक्ट दिस पर्सन बिकॉज ये ही इज नॉट दिए 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीज़ें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ, मैं किसी सो आई से समथिंग ही इज अगर आई डोंट नो इस वीडियो के एंड में लाइक लोगों का ओपिनियन क्या है इस इंसान के बारे में, रिस्पेक्ट दिस पर्सन बिकॉज ये ही इज नॉट, जो भी इसने फिलोसफी पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत सारे फिलोसफी पढ़ने वाले लोगों से मिला हुआ हूँ, एंड आई फाउंड देम लाइक कंप्लीटली bereft ऑफ एनीथिंग। कोई रस तो गलत वर्ड हो गया, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी उनके पास डिग्री हैं, ये इंसान एटलीस्ट
he's learned things. देखो, ओपिनियन के जजमेंट के बेसिस पे सही गलत कभी तय मत करना, वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है. ग्रे एरिया में ये लड़का कंसिडरेबली अच्छे स्थान पे खड़ा है एज कंपेयर टू जनरली लोगों में. सो इसके पास क्या ज्ञान है, क्या विद्या है, किसका किस उम्र में जिंदगी में क्या चेंज आएगा लाइफ में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते. और चीजों को ऐसे आउटराइट ब्लैक और व्हाइट भी कहना इतना इंटेलिजेंट बात नहीं है. नीचे पढ़ लो, कांट पढ़ लो, मेरे नजर में एटलीस्ट. एंड काफी तुम्हें शायद गुरु या मुनि भी मिलेंगे जो कि बात करेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है. भाई वो वही बातें कर रहे थे उसी लेवल की. कांट ने जो आप बात कह रहे हो वेस्टर्न फिलॉसफी पूरा चूरन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पढ़ लीजिए. उसने सेम बात कही है. उसने ये जो आप बात कह रहे हो ना, उसने भी यही बात कही है. सत्य का सिर्फ इंडिया या किसी इंडियन पे ठेका वो नहीं है ना. 100% की वही पहुंच सकता है सत्य से, या फिर एक ही तरीका है पहुंचने का. ये चीज मुझे बहुत वो लगती है जब इंसान कहता है यही है. अरे पॉसिबिलिटी क्यों मार रहे हो? 100 तरीके हो सकते हैं. हो सकता है 74 अभी इजाद करे जा चुके हैं, उनको हम अवेल कर चुके हैं, हम पा चुके हैं, और 74 ये हैं. लेकिन हो सकता है 76 भी, और एक इंसान कहीं दूर, कहीं जर्मनी में पैदा हुआ और वो पहुंच गया वहां तक, और उसने वो लिखी है चीजें. द रीजन वाई कांट को कहा जाता है लोग 40 साल से जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पाए. मैं आपको एक बहुत जेन्युइन बताता हूं, ये तो मैं बहुत मेन स्ट्रीम वेस्टर्न फिलोसफी में मिला जाएगा कि कांट को भयंकर मिसअंडरस्टूड फिलोसफर कहा जाता है. अगर ईस्टर्न फिलोसफी समझ पाए हो, एंड वही बात मैं कह रहा हूं, इसमें भी 80 से 70% लोग पढ़े हैं, समझे नहीं है. अब पढ़ने समझने में अलग 2 घंटे का लेक्चर है, जिसको मैं आराम से ब्रेक डाउन करके मैं समझा सकता हूं, क्योंकि मेरा टैलेंट ब्रेक डाउन करना है. मेरे पास टैलेंट है ब्रेक डाउन करने का. मैं नहीं कह रहा हूं मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी हूं, नहीं. जितने लोग रियलाइज किए हुए हैं, पढ़े तो बहुत लोग हैं, वो कांट को बहुत इजीली समझ जाएंगे. द रूट टू अंडरस्टैंडिंग कांट एक्चुअल में है ईस्टर्न फिलोसफी में अंडरस्टैंड, रियलाइज करना, पढ़ना नहीं. पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, समझे घंटा कुछ नहीं. तो ये चीज है कि ये आई थिंक काइंड ऑफ वो हो जाता है. लोग कह रहे हैं कांट हियर यू. सीरियसली ये प्रॉब्लम पता है मुझे लगता है ओबीएस की हो गई है यार. ये टाइम आफ्टर टाइम वॉल्यूम डाउन होगी. मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी वॉल्यूम एकदम ही कंप्लीटली जा चुकी होगी, लेकिन इसको मैं यहां रख देता हूं, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी. ठीक है. सो एनीवे, ये बात कर रहा है कि कांट भी हैं, उन्होंने भी सेम बात कही है. तुम्हारी ब्रिटिश डेविड ह्यूम और ये सारे जो फिलोसोफर थे, इनका काइंड ऑफ जो वो है परसेप्शन जो आ रहा था, फ्रेमवर्क आ रहा था, वो बेसिकली यही था जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, कि हर चीज़ लॉजिक से निकली है और हर चीज़ का काइंड ऑफ एक रीजनिंग में हम मैथमेटिकली फ्रेमवर्क ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं. और कांट ने कहा कि भाई ये बेवकूफ़ी है जो आप सेम बात कर रहे हो. अब आप कह रहे हो पूरी वेस्टर्न फिलोसफी खराब है, यही चीज़ आती है जनरलाइजेशंस. और जब आप थोड़े से भावुक होकर चीज़ें बोलते हो, इंसान को थोड़ा पेशेंस होकर एक्सेप्शनलिज्म, फॉलिबिलिज्म, इन सबको जब चांस नहीं देता इंसान, चांस दो हर चीज़ को चांस दो, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल. नीचे की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आप कहोगे कि ये जो बात कर रहा है ये एकदम वेदाओं में लिखी हुई है. मैं आपको बहुत सत्य बात बता रहा हूँ. जब पढ़ने बैठोगे, रीजन उसको हल्का नहीं समझते लोग, बहुत भारी समझते हैं नीचे को. जस्ट बिकॉज कोई किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है वो उसकी फॉल्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था और वो अवेल नहीं कर पाया वेदास को, इसका मतलब उनकी गलती नहीं है वो. लेकिन वो भी अगर लेट्स जस्ट से ऋषि थे किसी तरह के, वो भी किसी तरह के योगी थे, स्वामी थे, यानी कि उनके अंदर पोटेंशियल वही था, बट वो पैदा हुए गार में, फ्रेमवर्क में, एक वेस्टर्न इंसान के उस जगह पे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो योगी होना, फिलोसोफाइज करना, स्वामी होना, थिंकर होना बंद कर दिया उन्होंने. तो वो टूट मूट के गिर गिरा के उनके पास जो भी फ्रेमवर्क थे उसमें भी वो एक्सेप्शनली वहां पहुंच गए. वो ऐसे हैं लोग बैठे. इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है इसमें वीडियो में कि यहां पे थोड़ा सा देयर इज अ सेंस ऑफ अहंकार in defense of, I get it, Indian culture, Indian philosophy, but Vedas don't say that. Vedas in itself say कि ये सत्य की बात हो रही है यहां पे. सत्य का कोई मोनोपोली थोड़ी है. एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो
आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज़्यादा सीखी है, क्योंकि फिलोसफी इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? But he meant something else. आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं? बट वेदास ये कहते हैं, यू नो, ऑल नोइंग तुम्हारा, ये वेदास का है कि देयर इज वन भगवान है, और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी। अरे पॉलीथीइज्म यार, इसमें ऐसी कोई ताली वाली बात ही नहीं करी उसने यार। जब तक तुम वननेस, वेदांता, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज से, इस फिलॉसफी, ये लोग यार एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्मेट में मेरा बढ़िया है और दूसरा इंसान कह रहा है नहीं मैं सीख रहा हूं, और मैं उस प्रेसिपिस में हूं जहां पे मैं अभी भी खुद भी क्वेश्चन कर रहा हूं। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही डिडंट से एनी ऑब्स्ट्रक्टिवली परमानेंट स्टेटमेंट। परमानेंस नहीं है इसकी बातों में, एंड इट्स अ गुड थिंग। ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि उसमें भी फ्लॉज हैं, इसमें भी फ्लॉज हैं। मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूं, मुझे अभी नहीं पता, मैं मानता हूं और नहीं भी मानता हूं। And it's a good place to be. You'll find. Take your time in life. The chess thing was the most important thing. I don't know. You look. I don't know. To me, like the domain they are in right now. And वहाँ पे भी तुम देख रहे हो. It's more about like the posturing भी देखो ना. Sandeep Maheshwari has this posture कि तुम नहीं समझ रहे हो. तुम बताओ. That to me is a person जो अभी अगर हम सिंपल बात करें, again अद्वैत फिलोसफी की बात करें, right? Not to अद्वैत का तुम्हारा जो ट्रांसलेशन होता है वननेस। आई होप आई एम राइट ऑन दिस, मे बी मेरे कुछ शब्दों के साथ मेरे साथ कंफ्यूजन हो जाता है। बट वेदांता का होल पॉइंट जो भी है वो यही है ना कि जो हमने सेंस ऑफ सेल्फ इमेजिन कर रखी है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, उसका प्रोसीजर ये है। सेंस ऑफ सेल्फ जब तुम्हारी अगर ख़त्म हो चुकी है तो नथिंग बट एक, जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे लव कहते हैं, लव की डेफिनेशन जो संदीप माहेश्वरी खुद बात करते हैं वो यही है, तुम्हारे पास ऑल बट लव रहेगा। बट तुम यहां देखो, द सेंस ऑफ सेल्फ एग्जिस्ट, द सेंस ऑफ सेल्फ इट एग्जिस्ट, लाइक he has this thing जहां पे there are emotions and he's like back and forth and I don't know, I'm not saying कोई aggressive है, I'm not saying कोई emotions extreme है, but to me instead of just 5 सेकेंड के लिए and listening that this person maybe does not want to debate and he has a different thing and maybe it's okay अगर उसको वेस्टर्न फिलोसफी में इंटरेस्ट है, इट्स ओके। मे बी ईस्टर्न फिलोसफी में एक इंसान टाइम आफ्टर टाइम जो भी उनका होगा उनके अनुसार, अगर किस्मत कुछ होती है, अगर लाइफ में चीज़ें कुछ लिखी भी गई हैं, लेट्स जस्ट से एंड फ्रॉम दोज पॉइंट्स ऑफ व्यू, आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, वो पहुंच जाएगा जब उसको पहुंचना होगा। टू obstruct and welcome or drag somebody in an abrupt debate and then उसको फिर like continue करना, like he has a different thing and maybe it's okay अगर उसको वेस्टर्न फिलोसफी में इंटरेस्ट है, इट्स ओके। मे बी ईस्टर्न फिलोसफी में एक इंसान टाइम आफ्टर टाइम जो भी उनका होगा उनके अनुसार, अगर किस्मत कुछ होती है, अगर लाइफ में चीज़ें कुछ लिखी भी गई हैं, लेट्स जस्ट से and from those points of view, I don't believe in those things, वो पहुंच जाएगा जब उसको पहुंचना होगा। To obstruct and welcome or drag somebody in an abrupt debate
एंड देन उसको फिर लाइक कंटिन्यू करना, लाइक आई डोंट नो। स्पीक अगेंस्ट नहीं हूं मैं उस चीज से। I have great admiration for this person, by the way, in this, because I am a YouTuber and I've also been on stages. I can see in the eyes of people कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने में भी कितनी हिचकिचाहट और कितना दम चाहिए होता है। लाइक अ पर्सन सिटिंग ऑन स्टेज, तुम यूज्ड टू हो काइंड ऑफ उस प्रेजेंस के, तुम्हें पता है तुम्हारी ऑडियंस ऑलरेडी 99% एटलीस्ट तुम्हारी साइड में है। लुक एट एवरीबडी, वो ऑटोमेटिकली, तुम एक बात बहुत सत्य कह रहा हूं, वो साइड में है जो संदीप जी कह रहे हैं उनके, राइट? एंड उसमें तुम काइंड ऑफ, अगर यू आर फेसिंग अगेंस्ट द म्यूजिक, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द जो भी वाइब चल रही है उसके, इट्स कमेंडेबल एटलीस्ट टू मी। सत्य क्या है वो तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, दिमाग उड़ जाएगा, घंटों घंटों लगेंगे उसको जानने में, समझने में, और इतना आसान नहीं है वो, ठीक है? सत्य की जो पथ है या जर्नी है, एक रीजन है भाई, इतनी हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं। मैंने तो पढ़ना शुरू किया, मैं अचंभा में हूं कि कितना वास्ट है, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा सत्य है और बहुत सारी चीजें जिनसे मैं अग्री भी नहीं कर रहा हूं। हो सकता है मुझे और टाइम लगे। मैं यही बात समझाना चाहता हूं कि एक जर्नी है मेरे ख्याल से कई लोगों के लिए। टू थिंक दैट यू आर देयर, टू थिंक दैट यू नो इन इटसेल्फ इज द बिगिनिंग, जहां पे लोगों ने स्टार्ट की थी कॉन्वर्सेशन, कि आप जब जानो तो आपको पता चलता है आपको कितना नहीं पता। इसीलिए नहीं पता होना या फिर उस जगह पे होना जहां पे आपको पता है मुझे नहीं पता, एक्चुअल में साइन है कि आप आए द सेंस ऑफ सेल्फ से काइंड ऑफ डिस्टेंस हो चुके हो। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ, जिसको कहता है मुझे पता है। एक गुरु ट्रूली खतरनाक लेवल पे गौतम बुद्ध की बात कर सकते हैं, जैसे कि उनके भी जब अगर आप बात करो तो आपको पता होता है कि हाँ इन्हें पता है, बहुत कुछ पता है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, बहुत उत्तर है इनके पास, बहुत ढंग से दुनिया को देख चुके हैं, बट उनके में भी आपको वो चीज नहीं दिखेगी कि मुझे पता है। ये बात मैं शायद यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ ताकि कोई भी इसको मिसअंडरस्टैंड ना करे। दुखी हूँ जो इनबैलेंसेज इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज़्यादातर लोग समझाते हैं, और वायलेंस क्रिएट होता है। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? वायलेंस की जड़ है, ओके मैं क्यों आंसर कर रहा हूं? इग्नोरेंट होते हैं लोग। अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी के अभी। आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है इस दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम। इज ही अ प्रॉब्लम? तो इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, रॉन्ग नॉलेज इज अ प्रॉब्लम। Animals are ignorant, they are not a problem. एनिमल्स का तो ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है ना आपसे। ओके, I'm coming. एनिमल्स और ह्यूमंस कंपैरेबल थोड़ी हैं। लाइक यू कांट से ना एक चूहे का ब्रेन और एक इंसान का ब्रेन, या फिर एक रेप्टाइल का ब्रेन और एक मैमल का ब्रेन, फिर मैमल्स के अंदर डिफरेंट ब्रेन होते हैं, सबके ब्रेन फंक्शन के हिसाब से इंसान एक्ट करता है। इंसान कह रहा हूँ, जानवर या ऑर्गेनिज्म, तो उसको इग्नोरेंट थोड़ी कहेंगे। वो अपनी कैपेसिटी में जो उनकी अचीव्ड कैपेसिटी है ब्रेन की, उसके साथ अपने फंक्शंस फुलफिल कर रहे हैं। इग्नोरेंस होता है जब आपकी कैपेसिटी है अचीव्ड लेट्स से 70 और आप ऑपरेट कर रहे हो 20 पे, और उस ऑपरेशन के हिसाब से आप चीज़ों को विलिंगली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या उड़ाई हुई खबरों पे, रूमर्स बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन पे विश्वास करके उसको बिना चेक करे प्रोपोगेट कर रहे हो, फर्दर प्रमोट कर रहे हो। ये सब डेफिनेशंस हैं विलिंग इग्नोरेंस की। इग्नोरेंस इज अ थिंग ऑफ कोर्स। अगर आप कहते हो मैं धार्मिक इंसान हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं इग्नोरेंस का, और आपके धर्म में जो भी चीजें लिखी हैं आपने कभी एक दिन भी नहीं पढ़ी, लेकिन आप दुनिया को बताते हो धर्म क्या होता है और आपका धर्म क्या और उस सबके अंदर, और वो सारी गलत बातें हैं, तो आपके पास पूरी एजेंसी है अपने धर्म को ढंग से पढ़ने की, यट आप नहीं पढ़ रहे हो। उसके ऊपर आप इस कॉन्फिडेंस में जीते हो, और कॉन्फिडेंस में कि मुझे पता है कि मेरा धर्म क्या, मैं दुनिया को बताऊंगा, और वो कंप्लीटली रॉन्ग ट्रांसलेशन है, रॉन्ग एक्शन है, और मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस धर्म को। ये इग्नोरेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पे विल इन्वॉल्व है। जानवर में तो वो विल ही नहीं है ना, देयर इज नॉट द फ्री विल, द ऑप्शन फॉर एन एनिमल टू स्टार्ट रीडिंग लाइक अ ह्यूमन कैन। राइट, यू एग्री?
एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है। अगर एनिमल्स से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ तो ये तो इमेजिनरी सिनारियो हो गया ना। अब ये जो आप बात कर रहे हो ये भी एरिस्टोफेन्स की बात है। यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रो सोक्रेटिक फिलोसोफर्स ओनली। का इंसान की जैसी होगी। और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है। बट ये जो थॉट, बट इनोसेंट, भोला, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंसानी बनाई भाषा एंड इमोशन से हमने इजाद की हैं। अगर शेर सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा होता और ह्यूमन होमोसेपियंस एग्जिस्ट ही ना करे होते तो शेर को छोटे जानवर एक प्रेडेटर की तरह देखेंगे। सिमिलरली शेर छोटे जानवर को प्रे की तरह देखेगा। वो ये एडजेक्टिव्स और ये तरह की जो भाषाएं जो इमोशनल इंटरप्रिटेशन से आ रही हैं, जिसमें एम्पैथी आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है, फिक्शन आ जाती है। लायन किंग हमने बना दी जानवरों में। जानवर केपेबल नहीं है इसलिए नहीं बना सकता ना। थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई काफिर बोलने वाले थे या समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड में रुक के भाई निकल ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे अभी तेरा। लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम। सब गैर है। दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों? अरे सी गुड क्वेश्चन, राइट। वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क्स। एंड नेटवर्क के अंदर, ग्रुप्स के अंदर इंसान, ही इज एब्सोल्युटली राइट। यू नो, आप जितने भी सोशल कैपिटल कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, कॉन्सेप्ट गूगल कर सकते हो, उसके बाद पढ़ सकते हो। सोशल कैपिटल इज अ वेरी गुड थिंग। यू विल लर्न ऑल्सो, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कैपिटल। एंड अगर आप लोगों की जिंदगी में सोशल कैपिटल नहीं है, देन यू विल ऑल्सो रियलाइज कि हे मे बी आई शुड वर्क ऑन इट। के साथ ये करना क्यों है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलॉसफी में। क्यों नहीं पूछा जाता है? वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। फिलॉसफी में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थॉमस नेगल या टॉम नेगल, अमेरिकन फिलोसोफर था या फिर फिलोसोफर का प्रोफेसर था, वन ऑफ द हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही रोट अ वेरी स्मॉल सिंपल गाइडलाइन। बेसिकली ही सेइंग इन द बुक इज कि आपने, अगर आपको कोई वेस्टर्न फिलोसफी, किसी भी तरह की फिलोसफी नहीं पढ़नी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत पढ़ो, छुओ भी मत। ये किताब आपको बता रही है फिलोसफी क्या होती है, एंड इट्स वेरी इजी टू रीड। टॉम नेगल या समथिंग समथिंग नाम है उनका। एंड ओके 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 ठीक है, आई एम जस्ट फिनिशिंग अप। ओके, तो आप वो किताब पढ़ सकते हो। एंड मेरे को जाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे वीडियो 4 मिनट का बचा। आई अपोलोजाइज अगर मैं रिएक्शन नहीं कर सकता इसका। आई हैव टू एंड दिस, बट आई होप इतने में आप लोग को आसार या फिर तुम्हारा जितना भी सार है वो सारा समझ में आ गया होगा, जितने भी हम लोग की बातें हैं, राइट। आई होप आपने एंजॉय भी किया उस वीडियो को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई साहब, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसी बातें और होती रहेंगी। आई रियली वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, आई वाज थिंकिंग यहाँ पे इंडियन कल्चर की बात होगी। आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो। यहाँ पे तुम वेदास एंड उसमें चलेगा हम लोग। बट एनी वे, गुड वीडियो, लीस्ट एक्सपेक्टेड, काइंड ऑफ आई वॉज थ्रोन बैक इन द बिगिनिंग कि ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बट ओके, तुम लोग बताओ तुम लोग का व्यूज़ क्या है यहाँ पे। एंड प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, ज़्यादा गुस्सा उस्सा मत होना, और फैन बॉय मत बनना, ठीक है। कोई मैंने डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं करी है तो फैन बॉय मत बजाना। दिमाग से सोचना लिखने से पहले कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार।